बीएसटी के ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर एक एक अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। सही विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्पों का उत्तर देना है और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटक कौन हैं। तो देखिए इसमें पहला आंसर आपका है व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय को प्रभावित करने वाला घटक है, यानी पहला प्रश्न ये ऑप्शन ही सही है, बिजनेस इन्वायरमेंट इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है। आर्थिक प्रणाली है, आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक दशाएं हैं। तो ये तीनों ही आर्थिक वातावरण के घटक हैं, यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए उपरोक्त सभी का ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, उपरोक्त सभी। तो इसका ये आंसर होगा। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी है, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन भी है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज का आंसर जो है आपका राइट होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि नियोजन किसके लिए किया जाता है। नियोजन किसके लिए किया जाता है। देखिए नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है। तो इसमें फॉर फ्यूचर कहीं ऑप्शन है, देखिए बी नंबर में आपका है फॉर फ्यूचर। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है। विकल्पों का चयन करना है, या सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है, या उद्देश्य का निर्धारण करना क्या है, कि समीक्षा करना है। तो देखिए समीक्षा करना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फॉलो अप, ये आंसर होगा इसका। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज क्या होता है, फॉलो अप करना। प्लानिंग करने से नहीं होता, उसको फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर होता है प्लानिंग। अब अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रभावी भारार्पण के लिए क्या जरूरी है। भारार्पण डेलीगेशन को कहते हैं। इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या जरूरी है। संपर्क की सुविधा होनी चाहिए, ये भी सही है। सहयोग भी होना चाहिए, अधिकारों का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, यानी ये सभी। तो ये इसका सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहला आंसर क्या है, फैसिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन और क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो ये सभी हमारा सही है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है, मुद्रा बाजार कैसे व्यवहार करता है। तो मुद्रा बाजार अल्पकालीन में व्यवहार करता है, कि मध्यकालीन में, कि दीर्घकालीन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस में व्यवहार करता है ये आपको देखना है। तो देखिए जो मुद्रा बाजार है, पहले आपको तो ये जानना है कि मुद्रा बाजार होता क्या है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया फाइनेंशियल मार्केट को। पहला नंबर जो मार्केट होता है ये हमारा मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट जो होता है ना, कम समय के लिए पैसा देता है, 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए पैसा नहीं देता है। दूसरा हमारा होता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार जिसको बोलते हैं। लंबे समय के लिए सिक्योरिटीज़ का परचेज क्रय यहाँ पर होता है। ये दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए ये हमको पूंजी देता है। तो अब हमारा क्वेश्चन मनी मार्केट से है, मुद्रा बाजार से है, तो इसका आंसर होगा अल्पकालीन, यानी कि इंग्लिश में देखा जाए तो मनी मार्केट डील शॉर्ट टर्म फंड। तो इसका शॉर्ट टर्म फंड में हमारा आंसर राइट हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रबंध सार है किसका, तो समन्वय का है। समन्वय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज क्या है, कोऑर्डिनेशन। इसका आंसर होगा आपका कोऑर्डिनेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। देखिए प्रबंध का टोटल 3 स्तर होता है। आप जानते हैं प्रबंध में क्या क्या होता है। देखिए एक प्रबंध का एक पिरामिड जो है होता है, तो इस पिरामिड के अनुसार ऊपर का जो प्रबंध होता है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। इसके बाद ये आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है।
मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, और ये आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। अब टॉप लेवल में हमारे कौन आ जाते हैं, चेयरमैन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ये सब आ गए। और ये क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर आ गए, इसमें सुपरवाइजर वगैरह का पर्यवेक्षक वगैरह का आता है। तो यहाँ प्रबंध में कितने स्तर होते हैं, हाउ मैनी लेवल ऑफ देयर इज मैनेजमेंट में 3 ही स्तर होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ बोलता है कि पर्यवेक्षक को प्रबंध के किस स्तर में शामिल किया जाता है। तो प्रबंधक कौन होते हैं, पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर को लोअर लेवल में शामिल किया जाता है, यानी कि निम्न स्तरीय प्रबंध में सुपरवाइजर को शामिल किया जाता है। इसका C नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो सामूहिक क्रिया है, यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी इसमें से ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है, द पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू गेट वर्क डन बाई अदर, जो दूसरों से कार्य कराने के लिए कैपेबल होता है उसको प्रबंधक बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में मैनेजर बोलते हैं। इसका B नंबर आंसर आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि हेनरी फयोल के सिद्धांतों की संख्या कितनी है। हेनरी फयोल ने कितने सिद्धांत बताए थे। नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फयोल। तो हेनरी फयोल का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको समझ लीजिए। हेनरी फयोल को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे, तो इसका 14 सिद्धांत में टिक मार दीजिएगा आप। 14 सिद्धांत हेनरी फयोल ने दिए थे, याद रखिएगा। ठीक, ये इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। कभी कभी पूछ देता है हेनरी फयोल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। एक खनन इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, तो इनके संबंध में पूछ सकता है। इन्होंने 14 सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हेनरी फयोल के किस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फयोल ए सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हेनरी फयोल ने बताया था कि एक अधीनस्थ को एक ही आदमी ऑर्डर दे, तो ये आदेश की एकता सिद्धांत था, यानी यूनिटी ऑफ कमांड के अंतर्गत ये बताया गया था। अगला प्रश्न आपका है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण किया जाता है कितना %। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध जिसको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, तो ये प्रोफेसर F.W. टेलर के द्वारा इजाद किया गया फार्मूला है। F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्मदाता कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी फैक्ट्री में अगर प्रोग्रेस करना है तो 75% हम प्लानिंग करेंगे, मशीनरी वगैरह लगाएंगे 75%, और 25% जो होता है वो स्किल हमको चाहिए, गुण चाहिए, और हम सक्सेस कर जाएंगे। तो इसमें बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण हमको कितना चाहिए, करना चाहिए, 75%। इसका ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक यानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर F.W. टेलर। यहाँ लिखा हुआ है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर, इसका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हेनरी फयोल का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे हेनरी फयोल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है निर्देशन का प्रवाह किधर से होता है, यानी डायरेक्शन का फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज। डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आता है। इसका आंसर नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड जहाँ दिया हुआ ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कर्मचारियों के विकास में क्या शामिल है।
डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्स, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में क्या जरूरी है? पदोन्नति मतलब प्रमोशन जरूरी है, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र जरूरी है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जरूरी है, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए किसी भी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में ये चारों चीज़ जरूरी है, तीनों चीज़ जरूरी है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ज़्यादा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हम लोग पढ़े थे ये पुस्तक की रचना किसने की? हेनरी फेयोल ने किया है, तो इसका आंसर आपका हेनरी फेयोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा निर्देशन तत्व है। निर्देशन किसका तत्व है? पर्यवेक्षण जिसको सुपरविजन बोलते हैं, नेतृत्व जिसको लीडरशिप बोलते हैं, या अभिप्रेरण जिसको मोटिवेशन बोलते हैं हम लोग, या सभी। तो देखिए जो डायरेक्शन का एलिमेंट क्या होता है? ये तीनों होता है, सुपरविजन भी होता है, लीडरशिप भी होता है, मोटिवेशन भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज में इसका आंसर आपको मारना है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपका है संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार कितने होते हैं? संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार कितने होते हैं? इसका आंसर आपको देना है। संदेशवाहन में कम से कम 2 आदमी होते हैं, यानी कम्युनिकेशन में कितने लोग होते हैं? एक आदमी कुछ बोलेगा तो दूसरा आदमी ही तो सुनेगा। यह संदेश यानी सूचना एक आदमी से दूसरे आदमी की ओर जाती है, तो इसमें कम से कम 2 पक्षकार होंगे। देखिए इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या बोलता है। यहाँ कहता है कि द मिनिमम पार्टीज फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आंसर। नियंत्रण किसके लिए ज़रूरी है? यानी कि कंट्रोलिंग आर नेसेसरी किसके लिए ज़रूरी है? छोटे व्यवसाय के लिए ज़रूरी है कि मीडियम के लिए ज़रूरी कि बड़े के लिए? तो सभी के लिए ज़रूरी है। कंट्रोलिंग तो सभी के बिजनेस के लिए चाहिए ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि कंट्रोलिंग इज़ नेसेसरी, कंट्रोलिंग किसके लिए नेसेसरी है? तो स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए भी ज़रूरी है, मीडियम के लिए भी ज़रूरी है, और लार्ज के लिए भी ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ज़्यादा सही होगा, सूटेबल होगा। ऑल ऑफ दीज में आंसर कर देना है इसमें। अगला क्वेश्चन है नियुक्तिकरण पर किया गया धन क्या होता है? धन की बर्बादी है कि ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट है कि कोई नहीं है? देखिए हम लोग स्टाफिंग के लिए मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग इज, हम स्टाफिंग के लिए अगर कोई पैसा खर्च करेंगे तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल उससे हमको कहीं न कहीं पैसा मिलेगा। जैसे हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा मिलता है ना, खूब पैसा कमाएंगे, तो ये विनियोग है यानी कि इन्वेस्टमेंट है। ये इसका सी नंबर आंसर राइट होगा। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि वित्तीय प्रबंधक निम्न में किससे संबंधित डिसीजन लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर? तो वो वित्तीय मैनेजर फाइनेंस से संबंधित डिसीजन लेता है, इसको वित्त बोलते हैं। विनियोग इन्वेस्टमेंट से संबंधित लेता है, लाभांश मतलब डिविडेंड के संबंध में लेता है। तो ये तो चारों का चारों हो गया, ये तीनों सही है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर समझा जाए तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर? तो फाइनेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से और डिविडेंड, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आपको मारना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का कार्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज लोकेटेड इन, तो सेबी का कार्यालय मुंबई में है। इसका बी नंबर आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है स्कंध विपणी किसके हितों की सुरक्षा करती है? विच हुज इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज? किसकी सुरक्षा करती है? तो देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इन्वेस्टर की सुरक्षा करती है, जिसको हिंदी में निवेशक कहते हैं और इंग्लिश में इन्वेस्टर कहते हैं। तो इसका ए नंबर आंसर राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन 27 नंबर है विपणन यानी मार्केटिंग लाभकारी किसके लिए होता है? मार्केटिंग किसके लिए लाभकारी होता है? तो उपभोक्ताओं के लिए यानी कंज्यूमर के लिए, या निर्माताओं के लिए यानी फॉर मैन्युफैक्चरर, या बिजनेस के लिए फॉर बिजनेस? तो ये तो सभी के लिए ज़रूरी होता है ना। तो ऑल ऑफ दीज में मारिएगा टिक।
अगला आपको कहता है कि निम्न में से आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा है। आंतरिक वातावरण का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, नीतियां हैं या उद्देश्य हैं या फिर संगठन का ढांचा है या सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में देखिए हमको पॉलिसी भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स भी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी चाहिए, यानी ऑल ऑफ दी सभी चाहिए हमको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबंध का सार कौन है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन को कहते हैं। पहला नंबर होगा आपका कोऑर्डिनेशन, इसी को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ए नंबर राइट कीजिएगा। 30 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज इनमें से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नई विधियों की खोज इंग्लिश में ज़्यादा स्पष्ट होगा। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर टेक्निक लिखा हुआ है ना, तो टेक्निकल इन्वायरमेंट जो होगा वही राइट होगा, यानी कि इसका सी नंबर राइट होगा। टेक्निकल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। विनियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है। विनियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन है, या नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन है। द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, समीक्षा करना, यानी फॉलोअप करना। फॉलोअप करना, उस काम को करना। इसका इंग्लिश का ऑप्शन क्या है, ये हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। समीक्षा करना और फॉलोअप करना, फॉलोअप एक्शन। ये कौन नंबर में है आपका, ये सी नंबर में दिया है, फॉलोअप करना। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि किस संगठन ढांचा के अंतर्गत उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर उन्हें विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ विभागीय या डिविजनल ढांचा, यानी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका ए नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डेलीगेशन से संबंधित 33 नंबर। भारार्पण किया जाता है, तो भारार्पण किसका किया जाता है, राइट का। अधिकारों का मतलब राइट का किया जाता है। तो पहला नंबर आपका दिया था राइट का, दूसरा नंबर दिया है उत्तरदायित्व का, तीसरा जवाबदेही का। इनमें से कोई नहीं, तो अधिकारों का भारार्पण किया जाता है, अथॉरिटी का। ये ए नंबर आंसर होगा। निम्न में से कौन प्लानिंग का विशेषता है। प्लानिंग का विशेषता कौन सा है, तो प्लानिंग किसके लिए किया जाता है, प्लानिंग तो भविष्य, हाँ, इसमें प्लानिंग के बारे में सारा चीज़ दिया हुआ है, सारी विशेषता प्लानिंग की दी गई है, तो इसको थोड़ा सा देखना होगा। पहला नंबर विशेषता प्लानिंग का क्या है कि ये सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है सभी जगह पाई जाती है। दूसरा नंबर ये भविष्य के लिए होता है, तो सही बात है, प्लानिंग भविष्य के लिए होता है। मानसिक प्रक्रिया है, तो मन में सोची जाने वाली प्रक्रिया, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 35 नंबर, प्रबंध क्या है। तो प्रबंध विज्ञान है, यानी साइंस है कि आर्ट्स है कि दोनों है, तो प्रबंध दोनों है, आर्ट्स एंड साइंस दोनों है। मैनेजमेंट जो है आर्ट्स भी है और साइंस भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि निम्न में कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। सामाजिक, यहाँ समाज शब्द का प्रयोग है, तो इसमें परिवार भी ऐड होना चाहिए। तो उदाहरण में यहाँ परिवार की संरचना दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर होगा, क्या, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। हेनरी फ्योल के द्वारा सिद्धांतों की संख्या कितनी थी, तो हम लोग पीछे देखे थे, रिपीट क्वेश्चन है ये। 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल ने हम लोगों को बताया था। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक कौन थे, तो F.W. टेलर थे। इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन में बोलता है निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं। मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर, तो 4 एलिमेंट होता है, हम लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं।
वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक काम है, ठीक है। फंड का व्यवस्था करना, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, सभी है। वित्तीय नियोजन प्रदान करना, कोष प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन करना, उपयुक्त सभी ये फाइनेंशियल मैनेजर का सभी काम है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, तो उसको आप ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।